गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में हमने जानकारियाँ ली थी। उसके आगे आज के क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब चार्ज को कैसे पैदा करते हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में हमारे सिलेबस में 3 मेथड होता है कि किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो 3 मेथड से चार्ज कर सकते हैं। बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है रब करके किसी बॉडी को चार्ज करना। बाई कंडक्शन मतलब टच करके भी किसी बॉडी को चार्ज करना। तीसरा है बाई इंडक्शन, मतलब किसी बॉडी को बिना छुए चार्ज कर देना। ठीक है ना। इन तीनों के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और इसको बारी बारी देखते हैं क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से लेकर। चलिए हम लोग आते हैं अपने पढ़ाई पे। आज बाई फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे मेरा जो हेडिंग होगा, हेडिंग दे दीजिए क्या, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज करने का मतलब किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं। ठीक है ना। किसी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीका होता है 3 होता है। तो पहला मेथड क्या है आपका, बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। किसी बॉडी को रब करके चार्ज कर देना, रबिंग, रब करना। रब का मतलब होता है फ्रिक्शन। ठीक है, रबिंग, इसको रबिंग भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ये बात। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब हम किसी बॉडी को जब फ्रिक्शन करेंगे तो कम से कम कितना बॉडी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अकेला बॉडी तो कभी फ्रिक्शन पैदा नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी कम से कम कितना बॉडी लीजिएगा, 2 बॉडी लीजिएगा। मान लेते हैं आपके पास 2 बॉडी है और इस बॉडी को चार्ज करना। सिंपल सी बात है, समझिए। इस पे चार्ज कितना है, 0। इस पे भी चार्ज कितना है, 0 है। एक बॉडी को मान लेते हैं A है और दूसरा बॉडी क्या है आपका, B है। क्लियर है। अच्छा, अगर इस पे चार्ज 0 है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है। एक पे माइनस चार्ज होता है और एक पे प्लस चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस पे जितना प्लस मानिएगा उतना ही क्या मानना पड़ेगा आपको, माइनस, तभी तो जाकर 0 होगा। अगर इस पे जितना प्लस मान रहे हो उतना ही माइनस होगा, तभी तो जाकर 0 होगा। ठीक है। ये भी बॉडी पे चार्ज 0 है और ये भी बॉडी पे चार्ज 0 है। तो जब 2 बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के लिए मान लेते हैं 2 बॉडी है, इसको रब करना होगा, फ्रिक्शन पैदा करना होगा। तो दोनों बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट में लाएंगे तो इसको रब करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चीज़ ये है कि जब हम 2 बॉडी को रब करते हैं, 2 बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो एक बॉडी हमेशा ज़्यादा वर्क करता है दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों का जो स्पीड हो सेम हो। ठीक है ना। एक कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो उसको बोलेंगे कि एक ज़्यादा वर्क कर रहा है और एक कम वर्क कर रहा है। इसमें मान लेते हैं ये ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, मान के चलिए इसका वर्क ज़्यादा है, हाई वर्क है। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। और ये आपका मान लीजिए लो वर्क। समझ में आ रही है बात। तो जो ज़्यादा वर्क करता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। मतलब अगर ये ज़्यादा वर्क कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और वही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रब कर रहा है। तो जो ज़्यादा वर्क करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, मतलब लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ और वही इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात। ठीक। मान के चलिए सपोर्टेड इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया। आप भी जानते हैं कि आप बताइए उसमें कितना प्लस होगा और इसमें कितना माइनस होगा, सोच कर बताओ। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको एक अलग डायग्राम फिर से बनाया जाए तो यहाँ पे 3 प्लस तो पहले से था तो अभी भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस कितना होगा जाएगा, 2। और इस पे बी वाले पे 2 प्लस और माइनस कितना हो गया, 3। यहाँ पे ए भी बोलता है कि अगर ये 2 प्लस 2 माइनस अभी भी 0 है, न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ये भी अभी भी कैंसिल कर जाएगा। लेकिन इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आया, ए वाले पे प्लस आया और बी वाले पे माइनस आया। इस प्रकार से हमने बॉडी को चार्ज कर दिया, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस। इस तरह बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। समझ में आया। अब आपसे बोला जाए बाई फ्रिक्शन क्या होता है, तो बाई फ्रिक्शन में बोलिएगा कि बाई फ्रिक्शन में कम से कम 2 बॉडी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रब करते हैं। रब करने के बाद एक ज़्यादा वर्क करता है और एक कम वर्क करता है। जो ज़्यादा वर्क करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जो कम वर्क करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। गेन कर लेता है मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, अगर ले लेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आया, माइनस।
और इसके पास कौन सा चार्ज हुआ, प्लस। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा अगर एक बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया उस पर माइनस आएगा और जिसने दिया उस पर प्लस आएगा। चाहे तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो लेने से इलेक्ट्रॉन को चार्ज होगा निगेटिव, और जिसने दिया उस पर कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। और एक चीज और याद रखना है आपको, जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं तो एक पे माइनस चार्ज होगा और एक पे प्लस होगा, लेकिन वो दोनों हमेशा इक्वल होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस पे 2 माइनस हो जाए और इस पे 1 प्लस हो जाए। इस पे 1 माइनस है तो इस पे 1 प्लस होगा, इस पे 2 माइनस है तो इस पे 2 प्लस होगा। ये है आपका बाई फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लिख लेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिएगा, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। तो बाई फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल आसान है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। वही चीज को हम लिखवा दे रहे हैं जो चीज हमने यहाँ पे बोला। क्या बोला बताइए तो, यही ना बोला गया कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, when two body are rubbed, जब दो बॉडी को रब किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट में, ठीक है ना। when two body are rubbed against each other, जब दो बॉडी के एक दूसरे अगेंस्ट में रब किया जाता है उसके बाद क्या होता है, देन द बॉडी having हाई वर्क फंक्शन, जो बॉडी ज़्यादा वर्क करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। हाई वर्क फंक्शन ऑलवेज लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। एंड बिकम्स कौन सा चार्ज आ जाएगा बताइए तो, बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया ना, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था किसने किया था, जो ज्यादा वर्क किया था, और उस पर कौन सा चार्ज आ गया था, प्लस चार्ज, ठीक है ना। एंड अब दूसरे वाले बॉडी पर लिखेंगे, दूसरे वाले बॉडी के बारे में लिखते हैं। एंड बॉडी हैविंग लो वर्क फंक्शन ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स, बताइए, बिकम्स निगेटिव चार्ज। उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगी, निगेटिव चार्ज। यही आपका बाई फ्रिक्शन है कि जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो एक ज़्यादा वर्क करता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, उसके कारण उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और एक बॉडी जो होता है कम वर्क करता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिसके कारण उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। समझ में आ गया होगा बाई फ्रिक्शन क्या था, ठीक है ना। यही आपका बाई फ्रिक्शन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन चीज़ों को हम लोग को जानना है। अब देखो यहाँ पे हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं कि बाई फ्रिक्शन में तो हमने ये पढ़ लिया कि बाई फ्रिक्शन में कम से कम कितना बॉडी होना चाहिए, तो 2 बॉडी होना चाहिए। मान लेते हैं 2 बॉडी है आपके पास, ठीक है ना, 2 बॉडी है। अगर दोनों बॉडी का मास सेम है, सपोज डेट मान लेते ये भी 5 kg का है और ये भी बॉडी कितना है 5 kg, मतलब दोनों का जो मास है आइडेंटिकल है, एक समान है, लेकिन दोनों मास पे चार्ज 0 है। चार्ज 0 मतलब समझ रहे हैं ना, इस पे भी चार्ज की वैल्यू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होगा, ये भी चार्ज 0 मतलब इस पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, इक्वल होगा। बाई फ्रिक्शन एक करता है कि जब हम 2 बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण बॉडी चार्ज होती है। जिस बॉडी ने हाई वर्क किया होगा उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, और जिसने लो वर्क किया होगा इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, जिसके कारण उस पर कौन सा चार्ज आ गई, माइनस चार्ज, ठीक है ना। अगर मान के चलते इसने लिया तो लेने से इस पे प्लस चार्ज और इस पे लेने से माइनस चार्ज और इस पे प्लस। क्लियर है। अब हम तुमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो बॉडी न्यूट्रल था, पहले बॉडी किस ये क्या था, थोड़ा सा हम बैक आते हैं। हाँ देखिए आप,
अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों बॉडी आइडेंटिकल मास का था, दोनों पे चार्ज जीरो था, इस पे भी जीरो था और इस पे भी जीरो था। दोनों को जब हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक पे प्लस और एक पे माइनस आया, इस पे माइनस आया और इस पे प्लस आया। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। अब मेन सवाल ये है कि आप बताइए क्या इसका मास सेम रहेगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। सोचिए बताइए, क्या मास अभी भी 5 kg का ही रहेगा दोनों, कि कुछ ना कुछ अंतर होगा? सोच के बताइए क्या होगा, सोचिए। देखो हम बताते हैं कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो होता है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन से ही ना बॉडी चार्ज हो रही है। तो उसके पास जब चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने मास तो ले लिया ना कुछ अमाउंट मास लिया है, समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ उसका मास है। तो जैसे ही लिया तो इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो आप चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई इसका मास कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास डिक्रीज कर जाता है। निगेटिव मास वाले का बॉडी निगेटिव मास का निगेटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका जो मास होगा क्या रहेगा? बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आते हैं, इस पर कुछ सवालें करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास यहाँ से नोट कर लेना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बढ़िया से लिख देते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, इसका डेफिनेशन हमने लिखवा दिया था। एक चीज़ भी लिखवा दिया था कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रही है तो माइनस चार्ज और दे रही है तो प्लस चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ हमको आपको बता दें कि इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बताया था कि इफ़ अ बॉडी, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ बॉडी निगेटिव चार्ज देन मास इंक्रीज। अगर कोई बॉडी पे निगेटिव चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। इफ़ अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज देन मास डिक्रीजेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को नोट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, 1 भी लिखा रहता है, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। देखिए दोनों में कौन भारी है? प्रोटॉन भारी है, क्योंकि इसका पावर माइनस में है 27 और इसका पावर माइनस में है, एक इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसलिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किसका ट्रांसफर जल्दी होता है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इस चीज़ याद रख लीजिए, इसको याद रखिएगा तो सवाल बनेगा। इस चीज़ों को याद रखिएगा तो सवाल बनेगा कि किसका मास ज़्यादा होता है, किसका मास कम होता है, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब ना समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा था क्या उसमें कुछ समझ में आया कि नहीं। देखिए आप क्वेश्चन है, अभी इसको हम नहीं जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है उसको हम बढ़िया समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि है ना, बॉडी इज चार्ज। अगर किसी बॉडी को तुम चार्ज करते हो तो इसका मास में क्या परिवर्तन होता है? तो हम ये जानते हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि कौन से चार्ज है। अगर लिखा रहता है निगेटिव तो हम बोलते हैं उसका मास बढ़ जाता है, अगर लिखा रहता है पॉजिटिव तो हम बोलते हैं उसका मास घट जाता है। लेकिन सिर्फ बोला है चार्ज, तो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसका ऑप्शन सोच के बताइए कौन होगा। उसका मेरे ख्याल से ऑप्शन होना चाहिए में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, क्योंकि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, जैसे चार्ज होगा वैसे उसका मास होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ, ए एंड बी, कोमा दे दीजिएगा। ए इज गिवन टू प्लस क्यू चार्ज, इसके बाद यहाँ पे ए लिख देना, ए इज गिवन टू प्लस क्यू चार्ज। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। मान लेते हैं ए है और ए बी। ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे क्या, बी इज माइनस क्यू चार्ज। अब आप ही सोच के बताइए, ऑप्शन को छोड़ो,
बताओ यहाँ पे किसका मास ज़्यादा होगा? निगेटिव वाले का। हम ये जानते हैं ना कि निगेटिव वाले का मास ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वाले का मास कम होगा। अब बताइए किसका मास ज़्यादा होगा? कह रहा है पहला ऑप्शन की मास ऑफ ए इंक्रीज। क्या आप बताइए इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कब करता है? निगेटिव में ना, ये तो पॉजिटिव है, पहला ऐसा ही गलत। कह रहे मास ऑफ बी इंक्रीज, सच में मास ऑफ बी इंक्रीज कर रहा है क्या? देखिए तो हाँ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन को आपको कर लेना है। आगे देखते हैं यहाँ पे, करेगी द कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है तो उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन देकर बताइए। ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो उसका क्या है, किसको ट्रांसफर करते हो कि बॉडी चार्ज होती है? ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बताइए क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बॉडी चार्ज कब होती है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक है। एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है ना? पढ़ेंगे आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिसके मेरे ख्याल से इसमें क्या हो जाएगा? हमेशा कंजर्वेटिव होगा, ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इज ESU, मतलब चार्ज का वैल्यू लिखना है, लेकिन किसके फॉर्म में लिखना है? ESU के फॉर्म में। आप कूलम के फॉर्म में जानते हो, चार्ज को कूलम के फॉर्म में जानते हो कि 1 कूलम बराबर कितना वैल्यू होता है? 3 × 10⁹ ESU होता है कि नहीं? और 1 कूलम जो बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है कितना होती है? बताइए। 1.6 × 10⁻90 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती थी। इसी चार्ज को ESU को फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको ESU को फॉर्म में इतना से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो 1.6 × 10⁻19 इंटू क्या हो जाएगा बताइए तो? 3 × 10⁹ अब बताओ यहाँ पे समझ में आ रहा है कैसे किया गया कि 1 कूलम बराबर इतना ESU होता है और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना चार्ज होता है। बोला है कि उस चार्ज को ये जो चार्ज है ESU को फॉर्म में लिखना है। ESU को फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ESU से गुना कर दीजिए। तो यहाँ लिख दिए 3 × 10⁻9। देखिए यहाँ पे ये पावर देखिए, -19 में से 9 घटाएंगे 10⁻10 आएगा। देखिए तो इसमें 10 है कौन? हमारे ख्याल से तो पहला ही आंसर आ रहा है, क्योंकि 10⁻10 उसी में है, ठीक है ना? चाहे तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 16 × 48 मतलब 4.8 अप्रॉक्स तो वही आ रहा है, राउंड फिगर में देखेंगे तो 4.78 कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत पूछता है, चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक जाकर देख सकते हो, बहुत बार पूछा, ठीक है ना? अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे, ये रटने वाला काम नहीं है, हम समझ के पढ़ाएंगे, आप आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे तब करेंगे, ठीक है ना? आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाई फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाई फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, ठीक है ना? अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन, बहुत ही छोटा है।